याद रखोगे, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड जनवरी 1942 में, और सैन फ्रांसिस्को आपको पता है यूएसए में लोकेटेड है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज कौन कौन से थे? देखो, एक तो यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना, ये सारे के सारे हो गए जो सहयोगी पावर्स थी, ठीक है, अलाइड पावर्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो हो गए। प्लस इनके अलावा और भी कंट्रीज थे। टोटल 26 मित्र राष्ट्रों का एक ये सम्मेलन हुआ। अलाइड पावर जहां पे मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मित्र राष्ट्र, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दो धड़ों में बटी हुई थी दुनिया। एक तरफ थे दूरी राष्ट्र जिनको एक्सेस पावर्स बोला गया, जिनमें मेन थे जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, और दूसरी तरफ थे इनको काउंटर करने के लिए, अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले मित्र राष्ट्र, और उन मित्र राष्ट्र को क्या बोला गया? अलाइड पावर्स। ऐसे में ये 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था सैन फ्रांसिस्को में। इस सम्मेलन में यूएनओ की घोषणा की गई। यह घोषणा दिसंबर 1943 को हो जाती है। आप देखोगे इसमें 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। यही राष्ट्र बाद में संस्थापक सदस्य बनते हैं। तो कहने का मतलब, संस्थापक सदस्यों की अगर बात करें तो टोटल 51 यहां पे बताए जा रहे हैं। फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्वीकृति की बात हुई, ठीक है, जो आपने देखा अभी कि किस तरीके से सैन फ्रांसिस्को में ये मीटिंग हुई थी। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है कि यूएनओ को जो नाम है यूएनओ, ये किसने दिया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो नाम है ये किसका दिया हुआ है? तो आप दोगे इसका आंसर यूएसए के उस टाइम के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ओके, उनके द्वारा ये नाम दिया गया था। फिर इसी लाइन में यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के नेक्स्ट मीटिंग होती है ईरान की कैपिटल तेहरान में 1943 में। इनमें इस मीटिंग में बिग थ्री, बड़े तीन लीडर्स की मीटिंग होती है। और वो बिग थ्री कौन थे? यूएसए, यूएसएसआर और यूके। इनके लीडर्स, यूएसए रूजवेल्ट, यूएसएसआर स्टालिन, यूके चर्चिल, इनके बीच में ये मीटिंग होती है। और आप देखोगे कि इस तेहरान सम्मेलन में जो मेन डिसीजन था वो क्या था? मेंबरशिप से रिलेटेड, सदस्यता से संबंधित निर्णय यहां पर लिया गया। फिर आगे आप देखोगे, फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होती है यूएनओ के इस पूरे प्रोसेस में, वो है आपकी डम्बार्ट ऑक्स भवन, जो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी सम्मेलन, जिसको हम बोल सकते हैं वॉशिंगटन में, ओके। अगस्त 1944 को ये मीटिंग होती है। इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3 तो ये हो गए बिग थ्री वाले, प्लस एक चाइना और यहां पे ज्वाइन कर लेता है। फ्रांस अभी भी नहीं है, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। 4 देशों के मध्य ये मीटिंग होती है। इसमें क्या किया गया? यूएनओ के कार्य क्षेत्र, जिसमें मेन थी सुरक्षा और शांति, इनसे बढ़ाकर, देखो पहले तो ये थी कि सुरक्षा और शांति स्थापित हो, पर सवाल ये था कि सुरक्षा और शांति स्थापित करके हम लंबे समय तक कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि सुरक्षा और शांति बनी रहेगी पूरी दुनिया में, कहीं पर भी कोई कलेश नहीं होगा। तो उसके लिए बोला हमें आर्थिक और सामाजिक तौर तरीकों पर भी काम करना होगा। मतलब अब हम सुरक्षा, शांति, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी काम करेंगे। हम का मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में भी यहां पर डिसीजन हुए। अब डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से, उनके बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे फर्दर, जो हमारी आगे स्लाइड्स बढ़ेंगी धीरे धीरे वैसे। फिर नेक्स्ट मीटिंग होती है याल्टा में, जो कि आज के समय में रूस के अंडर में है। आपको पता है क्रीमिया वैसे यूक्रेन को मिला था। 1991 में जब यूएसएसआर का, सोवियत संघ का विघटन होता है, तो आप देखोगे कि वहां पर जो क्रीमिया वाला एरिया है वो यूक्रेन को मिला। अब उस क्रीमिया को रूस ने 2014 में सैन्य कार्रवाई करते हुए और क्रीमिया को ले लिया रूस ने, और अब क्रीमिया है वो रूस के पास में। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट क्लियर हो गया। और उस समय की बात करें जब ये मीटिंग हुई थी, याल्टा सम्मेलन, जब डेट थी, मतलब समय था फरवरी 1945 का, तब आप देखोगे क्रीमिया उस टाइम पे किसका पार्ट था? यूएसएसआर का। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? अगेन रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, ठीक है, वही बिग थ्री, उनकी मीटिंग होती है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आप देखोगे
कि 5 तो स्थायी सदस्य होंगे और स्थायी सदस्य जो होंगे उनको वीटो पावर दी जाएगी। किसके स्थायी सदस्यों की बात हो गई है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर होंगे और उन 5 परमानेंट मेंबर्स को आप क्या देते हो? वीटो पावर। इसका एक ओरिजिन, इसकी एक शुरुआत कहां से हुई? याल्टा सम्मेलन से। ठीक है ना? यहां पर तो बात हुई थी केवल यूएनओ की, कि यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर तो होंगे ही। अब वो 5 परमानेंट मेंबर, अब आप देखो समय देखो 1945, ये वो समय था जब लगभग क्लियर हो गया था कि अब एक्सिस पावर्स हैं वो घुटने टेक रही हैं। ठीक है ना? केवल जापान बच रहा था। आपको पता है अगस्त महीने में 6 और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने थे अमेरिका को। बाकी उसके पहले लमसम सारा क्लियर हो गया था कि भाई जापान के अलावा और कोई दूसरी दूरी राष्ट्र या दूरी पावर बची नहीं थी, एक्सिस पावर बची नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में आप देखोगे कि याल्टा सम्मेलन जो है उसमें यह डिसाइड होता है कि 5 मेंबर। अब वो 5 मेंबर कौन से थे आपको पता ही है, जो आज के समय में है। ठीक है ना? हम देखेंगे आगे, वैसे बताते रहते हैं, आपको पता भी होगा ये चीज, तो खैर कॉमन है बहुत ज्यादा। एक तो आपका हो गया यूएसए, एक यूएसएसआर की जगह ले ली आजकल रशिया ने, एक आपका फ्रांस हो गया, एक यूके हो गया, एक आपका आप कह सकते हो चाइना हो गया। ठीक है? इस तरीके से ये टोटल 5 मेंबर्स परमानेंट है और इनको वीटो पावर भी दे दी। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर जो होती है एक तरीके का नेगेटिव वोट होता है। अगर सब लोग यस बोल दें और किसी के पास में वीटो पावर है और उसने अगर नो कह दिया, इसका मतलब वो रेजोल्यूशन, वो प्रस्ताव वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविजंस है वो फाइनलाइज हुए थे याल्टा सम्मेलन में। फिर आता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में। 26 जून 1945 को 50 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। चार्टर का मतलब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा संविधान होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन के लिए भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया कि भाई कम से कम लिखी हुई बातें रहेंगी तो फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लागू करने में जोर नहीं आएगा। तो यूएनओ का चार्टर हुआ, उस पर फाइनलाइज हुआ। आप देखोगे पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर था उसको साइन करने वाले मूल राष्ट्र कितने थे, मूल संस्थापक सदस्य कितने थे, तो वो 51 आंसर चला जाएगा। वैसे ही यूएनओ में इंडिया की एंट्री कब हो जाती है? 30 अक्टूबर 1945 को। ये डेट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ में इंडिया की मेंबरशिप कब होती है। अब आप देखोगे कि इस परिस्थिति में हम क्या थे? हम अभी भी गुलाम थे, कॉलोनी थे इंग्लैंड के। ठीक है? पर फिर भी हमारी तरफ से एक क्लियर मैसेज था पूरी दुनिया को कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं रहेगा, अपनी तरफ से पूरा अपना पार्टिसिपेशन देता रहेगा। इंडिया एक संस्थापक सदस्य के तौर पे माना जाता है क्योंकि 1945 में स्टैब्लिश हुआ और आप देख सकते हो 30 अक्टूबर को तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। आप देखोगे कि इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे श्री ए रामास्वामी मुदालियर। ये इंडिया की तरफ से वहां पर प्रतिनिधि गए थे और इनके अलावा मुदालियर जी के अलावा वीटी कृष्णामचारी भी वहां पर यूएनओ में प्रेजेंट थे इंडिया की तरफ से। तो रामास्वामी मुदालियर और वीटी कृष्णामचारी इन्होंने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे इंडिया की तरफ से। इस तरीके से इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मेंबर बन जाता है। इसके अलावा देख सकते हो यूएनओ स्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब यूएनओ की बातचीत चल रही थी उन सारे नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेशन किसका था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। पर 1945 अप्रैल में इनकी हो जाती है डेथ और उनके बाद में ट्रूमैन जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं उन्होंने यूएसए की तरफ से अपना साइन दिया था। कहने का मतलब अगर पूछा जाए यूएनओ जब स्थापित हुआ था उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन थे, तो आप ट्रूमैन आंसर दोगे। और जबकि यह पूछा जाए कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित जो मीटिंग्स हो रही थी उन मीटिंग्स में किसका पार्टिसिपेशन था शुरुआती तौर पे, तब आपका आंसर जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इस तरीके से यहां तक हमारा होता है। फिर आगे देखोगे
कहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया? देखो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। सबसे लेटेस्ट जो जिसने ज्वाइन किया है वो साउथ सूडान। साउथ सूडान ने 2011 में सदस्य के तौर पे ज्वाइन किया यूएनओ को। इसके अलावा फर्स्ट जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई? ये देखो जनवरी 1946 में हुई थी यूएनओ की फर्स्ट मीटिंग। कहां पे? वेस्टमिंस्टर हॉल, लंदन। वेस्टमिंस्टर एक तरीके से आप देखो ये वो रीजन है, वो एरिया है लंदन का जहां पर से यूके की जो पार्लियामेंट है वो रन होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रन होती है। इस तरीके से आपने कभी सुना भी होगा कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है सरकार का वो कौन सा मॉडल है? तो हम कहते हैं कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्रथम सम्मेलन कहां पे हुआ था। फिर हम बात करते हैं यूएनओ के चार्टर से संबंधित। दैट मींस यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो एक कानून बनाई हुई जो बुक है, उसमें क्या क्या सिस्टम प्रोविजन है। तो देखो इसमें टोटल 19 अध्याय हैं, ठीक है। चैप्टर कितने हैं? 19, और 19 अध्यायों में 111 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 19 चैप्टर हो गए और 111 आर्टिकल, मतलब 2-4 2-4 5 ऐसे आर्टिकल्स एक एक चैप्टर में फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल है, थोड़ा ध्यान रखनी है आपको। 26 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यूएसए में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूएनओ चार्टर साइन कब हुआ, कितने देशों ने उस चार्टर को साइन किया, ठीक है। और ये चार्टर अल्टीमेटली लागू कब होता है? जब यूएनओ खुद स्टैब्लिश हो जाता है फाइनल, तभी चार्टर लागू हो जाता है। तो मतलब साइन तो हो गए चार्टर पे कब? जून 1945 में ही, पर यूएनओ बना और तभी जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, पर लागू करने की जब बात आई कि इंप्लीमेंट कब होगा, तो आपको पता है 2 महीने का ब्रेक दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे में यहां पर एग्रीमेंट पे साइन होना, फाइनल जो था यूएनओ का चार्टर, वो हो चुका था 26 जून 1945 को। पर सवाल यह है कि लागू कब हुआ? तब जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। जब यूएनओ स्टैब्लिश फाइनल, मतलब एक तरीके से यूएनओ का जो एक तरीके से स्टैब्लिश होने का जो पॉइंट था वो फाइनल हो गया कि हाँ जी अब स्थापित हो चुका है यूएनओ, तभी चार्टर लागू हो गया। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास चैप्टर्स हैं, उनमें अनुच्छेदों के बारे में बताया हुआ कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन्ड है इन चैप्टर्स में। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, इसमें आर्टिकल नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें मेन है यूएनओ के उद्देश्यों के बारे में। अनुच्छेद नंबर 2 भी है इसी में, अध्याय नंबर 1 में ही, इसमें यूएनओ के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है। फिर अध्याय नंबर 2 आ जाता है, इसमें मेंबरशिप से रिलेटेड है, अनुच्छेद 3 से 6 तक के प्रोविजन, और इसमें सदस्यता के मापदंड कि किस तरीके से मेंबरशिप ली जा सकती है, कैसे मेंबर बन सकते हैं, किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की महासभा में वोटिंग होगी, और क्या इसमें जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका अपना रोल होगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं यूनाइटेड नेशन के जो अंग है, ऑर्गन्स है, उनके बारे में। ये चैप्टर, इसमें अनुच्छेद 7 से 8 के बाद 8 तक का पार्ट है वो कवर्ड है। फिर अध्याय नंबर 4, दैट मीन चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की हुई है, जो कि आर्टिकल 9 से लेकर के 22 तक का पार्ट कवर करती है। तो ये जरूर ध्यान रखना भाई, अध्याय नंबर 4। जनरली आपको कभी भी यूएनओ की बात अगर मिले कि इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो वो महासभा की बात होती है, जनरल असेंबली की, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप थोड़ा ध्यान रखोगे। यहां पर देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या क्या हैं वो हम समझे, प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो देखो बेसिकली यहां पर 7 सिद्धांतों की बात की गई है। पहला सिद्धांत, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो संप्रभुता की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक देश अपनी खुद की संप्रभुता को भी बनाए रखेगा और किसी दूसरे की संप्रभुता को भी खतरे में नहीं डालेगा। और संप्रभुता का मतलब आप जानते ही हो कि जब आप अपने खुद के डिसीजंस, खुद के निर्णय खुद से लेते हो बिना किसी बाहरी दबाव के, ठीक है, तो वो आपकी संप्रभुता कहलाती है। तो इस तरीके से यूएन सदस्य राष्ट्र जो हैं वो संप्रभु रहेंगे भी और दूसरों की संप्रभुता की भी इज्जत करेंगे।
तो एक तो सिद्धांत ये है। इसके अलावा दूसरे और सिद्धांत जो है उनका अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो वो क्या है कि किसी भी तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में डिस्प्यूट आता है, विवाद आता है, तो उन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी, लड़ाई को अवॉइड किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि यूएनओ एस्टैब्लिश किस परिस्थिति में हुआ, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी, तब सोचा गया कि बोले मामला गड़बड़ है, ऐसे तो कितने मरेंगे, करोड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, है ना, और कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरीके से नुकसान। तो एक तो ये पॉइंट बहुत बड़ा है कि विवादों का जो एक तरीके से निपटान है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बातचीत करके किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों को प्रादेशिक एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, दैट मीन्स आप अपने, देखो लड़ाई किस बात की होती है, ज्यादातर लड़ाइयों में एक मुद्दा हमेशा मिलेगा कॉमन, वो है जमीन को लेकर के कि भाई ये एरिया मेरा है, वो बोलेगा ये एरिया मेरा है। आज इंडिया के दो बड़े दुश्मन, ठीक है, एक पाकिस्तान है, एक चीन है। अगर दोनों से आप अपना एक एनालिसिस देखोगे ना, तो दोनों में टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर प्रादेशिक एकता, मतलब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है, और यूनिटी। इन चीजों को आप मेंटेन करके चलोगे। इसका मतलब ये कि जो भी यूएन के मेंबर राष्ट्र हैं, ठीक है, मेंबर आप कह सकते हो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी दूसरे की जमीन को नहीं खाओगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र हैं, उनके आंतरिक मामलों में यूनाइटेड नेशन कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन राष्ट्रों के आंतरिक मुद्दों पर भी अगर इन्वॉल्व होने लग गया, तो फिर ये जो वर्ड है ना यहां पर, पहले सिद्धांत वाली, संप्रभुता वाली, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्योंकि आज हम इंडिया में हैं, हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्ट की हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लिए, और उन डिसीजंस को हम फॉलो करते हैं। पर वहीं पर ये देखें कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसा गाइडलाइन इशू किया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना जरूरी भी हुआ। और अगर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन कोई भी दबाव बनाता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक संप्रभु देश है। तो कहने का मतलब यह हुआ यहां पर कि यूएन जो है वो राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र, उनके आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे क्या होगा, राष्ट्रों की संप्रभुता है वो बची रह जाएगी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा क्लियर रखना। फिर आती है बात चार्टर में, जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर में संशोधन अनुच्छेद मतलब संशोधन हुआ और अनुच्छेद 108 और 109 भी जोड़ दिए गए। इसमें देखो प्रोविजन क्या रखा गया कि महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के सकारात्मक मत के द्वारा आप कह सकते हो कि कोई भी रेजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है, चाहे मेंबरशिप से रिलेटेड हो, चाहे किसी कंट्री को अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर करना हो, किसी भी तरीके से। तो ये जो सिस्टम है 108 और 190 अनुच्छेद का, इसको हम आगे देखें तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या है पूरा मुद्दा। मान लो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्री अपनी मेंबरशिप लेना चाहता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट हम देखें 2011 में कि साउथ सुडान ने अपनी मेंबरशिप ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएनओ का अगर कोई कंट्री मेंबर बनता है तो वो किसका मेंबर बनता है, जनरल असेंबली का, महासभा का, ठीक है। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि अगर किसी को मेंबर बनना है तो मेंबर बनने के लिए कौन उस चीज को अप्रूवल देगा कि हाँ जी मेंबर बना लो इस देश को। तो देखो अगर नवीन सदस्य अगर कोई बनना चाहता है तो महासभा के 2/3 बहुमत प्लस सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य जिसमें 5 स्थायी का सकारात्मक मत हो, तब जाके अप्रूवल फाइनल होता है कि हाँ जी ये हो गया। अब कैसे देखो, संयुक्त राष्ट्र में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, अंग है, उनमें एक तो आ गया आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं, एक आपकी आ गई सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहां पर महासभा अगर किसी को नए मेंबर को अगर एंट्री देनी है यूएन में, और यूएन में एंट्री का मतलब क्या हो गया, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर बनेगा, ठीक है। तो उस केस में आप देखोगे कि जो जनरल असेंबली में एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है ना, जो पहले से सदस्य हैं, उनके द्वारा वोटिंग कराई जाएगी और उसमें 2/3 का मतलब हो गया
कि जितने वोटर्स हैं उसका 67% अगर हां कह देंगे, 2/3 का मतलब मतलब आप 1/3, ठीक है, तो 67% हो गया। प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद से भी आप अप्रूवल लोगे। वो कैसे हैं? आज की टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 तो हैं परमानेंट मेंबर। जो हमने देखा था याल्टा जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही फाइनल हुआ था ना कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो बनेंगे, प्लस 4 और मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 स्थायी सदस्य तो हां बोलेंगे ही, अगर एक ने भी मना कर दिया तो मतलब क्या हो गया, उसने वीटो कर दिया। अगर सूडान की मेंबरशिप को लेकर के 2011 में इनमें से इन 5 मेंबर्स में से किसी एक ने भी अगर मना कर दिया होता ना, स्थायी सदस्यों की बात कर रहे हैं, स्थायी सदस्य कौन है? ट्रिपल यू, पहला तो यूएसए, फिर यूके, फिर यूएसएसआर। यूएसएसआर की जगह आपको पता है रशिया आज के टाइम पे, फिर आपका आ गया फ्रांस और फिर आ गया चीन। तो इन 5 में से अगर एक भी मना कर देना, फिर चाहे बचे हुए 14 के 14 मेंबर यस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो इनमें से 5 जो परमानेंट हैं उनका तो यस मैंडेटरी है, प्लस बचे हुए जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई 4 अगर यस बोल दे तो मेंबरशिप फाइनल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी ना, महासभा का भी अपना रोल पूरा हो और सुरक्षा परिषद का भी अपना रोल पूरा हो तो मेंबरशिप मिल जाएगी। सदस्यता परित्याग की बात करें कि अगर कोई चाहे कि हाँ जी हम तो मेंबरशिप छोड़ना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए यूनाइटेड नेशन में, हमें नहीं बनना कोई मेंबर, या बन गए तो हम गलती से बन गए, तो ऐसे में चार्टर में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई कैसे अपनी मेंबरशिप छोड़ सकता है। पर सवाल यह है कि क्या किसी कंट्री ने अपनी मेंबरशिप वॉलंटरीली छोड़ी? तो इसका आंसर है यस। इंडोनेशिया ने 1965 में यूएन को छोड़ दिया था और 1 साल बाद में ही इंडोनेशिया ने दोबारा यूएन ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सदस्यता निलंबन की। मान लो कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रोविजन या सिद्धांतों को नहीं मानता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उस देश को लगातार उसका मेंबर, यूएन का मेंबर बनाए रखना भी तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है बाकी मेंबर्स के लिए। तो उनकी क्या निलंबन हो सकती है, क्या सस्पेंशन हो सकता है? जी बिल्कुल। इसमें मेन होता है कि सुरक्षा परिषद की तो सिफारिश और महासभा के 2/3 बहुमत से। ठीक है ना, वही अगेन सिफारिश का मतलब अगेन वही बात आ गई कि 5 परमानेंट मेंबर प्लस एटलीस्ट 4 मेंबर्स। तो ये हां कह दे, ठीक है, कि हाँ निकालो इस कंट्री को यूएन से बाहर निकालो, ये काम का नहीं है। और फिर महासभा जनरल असेंबली में वोटिंग करवा दे, जितने भी मेंबर्स हैं उनका 2/3 प्लस में आ जाए कि हाँ जी ये बात सही है, हटा दो, तो फिर अल्टीमेटली हो जाएगा। पुनः प्रवेश की अगर बात हो, मान लो कि किसी को हटा दिया गया है ना, किसी को सस्पेंड कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी, अब सवाल है कि वो दोबारा से अगर मेंबर बनना चाहे तो इसका तरीका यह है कि जो सुरक्षा परिषद है वो ही अनुमति देगी पहले, क्योंकि हटाने का जो सिस्टम है उसमें आपने परमानेंट 5 मेंबर से क्या करा लिया, यस हटा दो। अब कोई अगर दोबारा से ज्वाइन करना चाहे, इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप मन में है जो आएगा, मन में है जो आएगा जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। फिर सिक्योरिटी काउंसिल केस बाय केस स्टडी करके अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात आती है प्रथम निलंबन की। देखो सस्पेंशन अभी तक देखा जाए तो चाइना के मुद्दे को थोड़ा हम समझते हैं, तभी सस्पेंशन आपको समझ में आएगा कैसे। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति आती है माओ जेडोंग की लीडरशिप में। उसके पहले चाइना में क्योमिंटांग करके एक सिस्टम चला करता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। अब क्योमिंटांग सिस्टम को हटा करके माओ जेडोंग की लीडरशिप में, या माओ त्से-तुंग भी बोलते हैं, उनकी लीडरशिप में आप देखोगे कि पूरा कम्युनिस्ट सिस्टम है वो चाइना में इंट्रोड्यूस हो जाता है, चाइना में स्टार्ट हो जाता है एक तरीके का साम्यवाद। ठीक है, और जो पहले चल रही थी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को मानने वाले लोगों को जान बचा करके भागना पड़ा था, और वो लोग पहुंच गए थे चाइना से थोड़ा सा दूर ईस्ट चाइना सी की तरफ पहुंचे, और वहां साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी के बीच में लोकेटेड एक आइलैंड ताइवान, वहां जाकर के वो सेटल हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि ताइवान में जो लोग वहां गए वो किसको मान रहे थे, लोकतंत्र को, है ना, डेमोक्रेसी को। उस टाइम पर आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था। उस टाइम पे क्या होता है
कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पर यूएसए डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म इनको प्रमोट कर रहा था, यूएस और नेटो मेंबर्स जो थे, और उसी के अगेंस्ट में था कम्युनिज्म और ये सारी चीजें। तो चाइना की जो मेन लैंड है, मेन जमीन जहां पर माओ त्से तुंग की लीडरशिप में साम्यवाद आ चुका था, कम्युनिज्म आ चुका था, उसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं, यूएस है वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहा था। तो यूएसए ने किसको माना कि बोला ताइवान में है, बोला असली चाइना जो है। तो ऐसे में आप देखोगे कि 1971 तक ताइवान जो है वो रहता है मेंबर के तौर पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे, ठीक है ना, और यूएन में भी। फिर आप देखोगे कि चीन को मेंबर बना दिया जाता है 1971 में। चीन कौन सा है? ये कम्युनिस्ट चीन है। ताइवान कौन सा है? ये डेमोक्रेटिक चीन है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से 1971 में ताइवान को हटा करके और चीन को मेंबर बनाया गया। इसके अलावा कंबोडिया और यूगोस्लाविया को भी निलंबित किया जा चुका है एक एक बार। ठीक है, इसके आगे देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विट्जरलैंड सदस्य बनता है 2002 में, 190वां ये मेंबर बनता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी आपको पता है ये सबसे छोटा कंट्री है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो आप देखोगे ये पर्यवेक्षक राष्ट्र है, ऑब्जर्वर स्टेट है। 2012 में फिलिस्तीन, अब आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा है वो फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिलिस्तीन को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाता है। पर्यवेक्षक राष्ट्र महासभा में उपस्थित रह सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी मेंबर स्टेट अगर ऑब्जर्वर है, अगर कोई भी ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सभा में, तो उसका क्या रोल होगा? तो देखो वो वहां पर उपस्थित रह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो भी मीटिंग्स होती है उनमें। इसके अलावा वो वहां पर अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको वोट देने का राइट नहीं होता। ठीक है, आगे देखो ताइवान वाला मुद्दा। ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दैट मींस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ओके, वो यूएनओ का मेंबर नहीं है आज के समय, जबकि चीन जिसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट मींस कम्युनिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना है, वो ताइवान की जगह ले लेता है 1971 में। और इसके पीछे सारा सिनेरियो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ तो कोल्ड वॉर पीरियड के समय देखो कि किस तरीके से यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए यूएसए ने चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई थी। ये समय वो भी था, इससे रिलेटेड कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी निकलते रहते हैं, ठीक है, कि 1971 के समय में या 1960 के समय में इंडिया के पास, 1960 से 70 के समय में इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। आते हैं कई आस, पर इसके लिए कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, यूएसए की तरफ से एक प्रपोजल था, पर इंडिया ने क्या क्लियर कर रखा था कि हमें नेम में ही रहना है, हमें किसी भी एक की दोस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि एक की दोस्ती दूसरे की दुश्मनी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में चीन कौन सा, आज का जो मेन चीन है, कम्युनिस्ट चीन, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी मेंबरशिप के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया था, बोला बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ताइवान की जगह है वो ले ली थी किसने? मेन चीन ने। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने कही है, पॉलिटिकल थिंकर्स ने कही है। फर्स्ट वन, डॉग हैमरशॉल्ड, यूएन की स्थापना हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुई है। ये पहला स्टेटमेंट था जहां से हमने शुरुआत की थी। इसके अलावा यूएनओ, यूएसए नहीं है, यूएनओ की जटिल संगठन संरचना के कारण डॉग हैमरशॉल्ड ने यूएन को अ वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन, दैट मींस पिकासो की जटिल और अजीब कलाकृति कहा। अब आप देखोगे यूएनओ की हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन पावरफुल है, किसकी बात एकदम बाइंडिंग होती है, अगर बोल दिया तो वो बात आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके डॉग हैमरशॉल्ड ने क्या कह दिया, बोले पिकासो दैट मींस पेंटर, ठीक है ना, उस बंदे ने कोई ऐसी पेंटिंग बना दी है जिसको आप समझ ही नहीं सकते हो क्या उसमें थीम है मेन। तो बोला ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और जटिलता कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई। फिर इसके आगे आप देखोगे तो नेक्स्ट है यूएनओ की आवश्यकता पर बल देते हुए हमें क्यों जरूरत पड़ी
तो देखो डॉग हैमरशॉल्ड ने इसे एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य कहा। यूएनओ महासचिव बुतरास गाली, ठीक है, या बुटरेस गाली ने यूएन की 50वीं वर्षगांठ पर कहा कि मैं महाभिखारी हूं। ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। भिखारी क्यों कहा खुद को? क्योंकि यूएन के पास में फंड्स की कमी थी। अब देखो ये पॉइंट पहला, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के डॉग हैमरशॉल्ड ने एक तो ये बोल दिया था कि भाई यूएन की स्थापना दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं, पर नरक बनने से बचने के लिए है, और स्वर्ग बने तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे में आप देखोगे इन्हीं डॉग हैमरशॉल्ड ने क्या बात कह दी आगे कि यहां पर एक तरीके से एकजुटता का तो नाम है कि सब मिलकर के काम करेंगे, पर सच बात यह है कि यहां पर एक सहकारिता है। सब लोग इकट्ठे हो गए और फिर मिलकर के डिसीजन मेकिंग ली जाएगी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोलो उस तरीके से। और यूएनओ के महासचिव थे, ठीक है, बुटरेस गाली, उन्होंने 50वीं वर्षगांठ जब चल रही थी ना, 50वीं वर्षगांठ का मतलब आप जोड़ लो 1995, 1995 आ जाएगा। 1995 में क्या कहा कि बोला मैं आई एम अ सुपर बैगर, मैं महाभिखारी हूं, क्योंकि यूएन बोला स्टैब्लिश तो कर दिया पर बोला फंड ही नहीं है। और आपको पता है कि किसी भी संस्थान को अगर अच्छे से चलना है तो बिना पैसे के नहीं चलता, खजूर लगता है भैया, पैसे लगता है। पैसे की शॉर्टेज थी तो बोला मैं सबसे बड़ा भिखारी हूं, बोले ठीक है जी। बुटरेस गाली ने एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट 1992 में अपनी तरफ से प्रपोजल दिया और उसमें निरोधक कूटनीति, दैट मींस प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के बारे में अपना आइडिया प्रोपाउंड किया, अपनी एक अवधारणा दी। अब ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या फिर निरोधक कूटनीति क्या थी? इसका मतलब यही है कि कैसे भी करके शांति को स्थापित किया जा सके, क्योंकि 1992 समय देखो आप, 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, उसके नेक्स्ट ईयर ही आपने ये रिपोर्ट दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से दुनिया किसी टेंशन वाली परिस्थिति में ना घुस जाए, उसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से ये रिपोर्ट दी, जिसमें क्या सिद्धांत लिया, निरोधक कूटनीति, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। इसके इन्होंने 3 व्यवस्थाओं की बात की, एक तो है पीस मेकिंग की, एक है पीस कीपिंग की, और तीसरी बात कर दी इन्होंने पीस बिल्डिंग की। इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, क्या होता है इनका मतलब आगे देखो। यूएनओ के हम मेंबर जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं महासभा। इसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, विश्व की उन्मुक्त अंतःकरण भी बोलते हैं। महासभा की शक्तियों की अगर बात करें तो ये कुछ शक्तियां हैं। अब ये विश्व की लघु संसद क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि लगभग दुनिया के सभी राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और यूएनओ के मेंबर का मतलब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर हैं, है ना। तो इसलिए इसको एक तरीके से बोला कि यहां पर विश्व के हर देश के प्रतिनिधि यहां पर अपना हिस्सा रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, इसलिए ये एक तरीके की विश्व की लघु संसद है, ठीक है। अब आप देखो कि इसकी शक्तियां क्या क्या है महासभा की। सबसे पहले सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही होता है। अब आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर्स हैं आज के समय, जिनमें 5 तो हैं परमानेंट, जिनको P5 बोला जाता है। उनका तो देखो इलेक्शन होता नहीं है, वो तो परमानेंट ही अपनी, जिनके पास में वीटो पावर भी है। पर बचे हुए जो 10 मेंबर्स है ना, उनका इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्य जो इकोसोक है, मेंबर्स, वो भी यूएनजीए के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा नए सदस्यों, नए राष्ट्रों को अगर सदस्य बनाना है या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव करना है, उसमें भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपना पार्टिसिपेशन देती है। इसके अलावा जो यूएन जनरल सेक्रेटरी होते हैं, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अभी आपको पता है एंटोनियो गुटरेस हैं, तो इनका भी इलेक्शन जो है वो जनरल असेंबली करती है। तो इसका मतलब ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन या फिर कह सकते हो रोल हैं जो जनरल असेंबली को अपना प्ले करना होता है। इसके अलावा बजट की स्वीकृति के हिसाब से भी जनरल असेंबली की बात करें तो महासभा सुरक्षा परिषद की सहमति से बजट पारित करती है। ये जरूर ध्यान रखना, जब बजट की बात आ रही है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट सुरक्षा परिषद का है,
परमानेंट 5 मेंबर से बिना पूछे आप कैसे काम कर सकते हो? ठीक है। फिर आप देखो यूएनओ चार्टर में अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2/3 बहुमत की एक एक्सपेक्टेशन रहती है। इसका मतलब 2/3 बहुमत से मुद्दा पारित हो, साथ में सुरक्षा परिषद की सहमति भी होनी चाहिए, क्योंकि आप P5 मेंबर से एक्सक्लूसिवली कुछ पूछो नहीं, फिर कैसे आप यूएन जनरल असेंबली या फिर आप कह सकते हो चार्टर में कोई अमेंडमेंट ला सकते हो, कोई संशोधन ला सकते हो। तो यहां पर ये रोल ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रतिवेदनों का निरीक्षण भी करती है। दैट मीन्स कोई भी रिपोर्ट आई है, ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है, तो उस चीज को लेकर के भी यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, उन रिपोर्ट्स को, उन डिटेल्स को एनालाइज कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु असेंबली। देखो लघु असेंबली अगर देखें तो ये 1947 में बनी थी, महासभा का एक छोटा रूप, ठीक है। हमेशा आप देखोगे ये लगभग हमेशा अधिवेशन में रही। जैसे आप देखते हो कि जब कभी भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, मंत्री परिषद की, अगर हम इंडिया की सरकार की बात करें, तो उसमें एक सेक्शन है जो कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के हैं, वो हफ्ते में 2-3 बार तो मीटिंग करते ही है। वैसे ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक पोर्शन जिसको लघु असेंबली बोला, वो लगभग हमेशा अधिवेशन में रहती है। महासभा का आपात अधिवेशन बुला सकती है कि कभी कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस टाइम पर यूएनजीए की मीटिंग कौन बुलाएगा? लघु असेंबली। पर एक काम की बात है कि 1952 के बाद से अभी तक यह निष्क्रिय है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। महासभा में किसी भी देश के 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखते हो यूएनजीए में आप देखते हो ना कि इंडिया ने ये स्टेटमेंट दे दिया, पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया की तरफ से ये, वहां पर इंडिया के प्रतिनिधि उन्होंने ये बात बोल दी। तो वहां पर देखने वाली बात यह है कि इंडिया के नाम पर, इंडिया की जो सीट वैकेंट है ना, वहां पर 5 चेयर्स होती है, 5 जने बैठ सकते हैं। पर जब भी वोट होगा ना महासभा में, तो इंडिया की तरफ से एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन तो 5 जने दे सकते हैं, है ना, पर वोट इंडिया का एक ही रहेगा, वो वाली बात है। वर्तमान में महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, ये महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1953 में, और ये कहां से है? इंडिया से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, कि महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और वो किस देश से थी? तो आप बता सकते हो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि इंडिया से थी, ठीक है। फिर आगे अगर देखो तो हमारे पास में आती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएनओ की कुंजी भी कही जाती है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स को वीटो दे दिया गया था, उनकी मेंबरशिप फिक्स कर दी प्लस वीटो दे दिया। अब ये चीज अगर फिक्स हो गई तो सिक्योरिटी काउंसिल के बिना कोई कुछ काम हो सकता है क्या? और ये 5 वो कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरियस थे, जीतने वाले थे, और इन्होंने ये नई व्यवस्था बनाने की अपनी ठानी थी, तो इसलिए यूएनओ की कुंजी भी बोला जाता है। दूसरी, संघ की प्रवर्तन भुजा भी कहते हैं, और केंद्रीय धुरी भी इसको बोला जाता है। तो इनमें से कोई सा भी नाम देकर के अगर क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय धुरी क्या है, तो आप बता दोगे। डेविड कुशमैन, उनके अनुसार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा गया? दुनिया का पुलिसमैन, डेविड कुशमैन। इसके अलावा पामर और पार्किंसन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी बताया। ये एक एक वर्ड यहीं से लिए हुए हैं सारे, कुंजी हो गया, ठीक है, केंद्रीय धुरी, ठीक है, ओके। तो ये नाम किसने दिए थे? डेविड कुशमैन ने तो बोला दुनिया का पुलिसमैन, और पामर पार्किंसन ने क्या बोला? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता की बात करें तो इसमें 15 कंट्रीज हैं, 15 कंट्री मेंबर होते हैं, जिनमें 5 तो देखो परमानेंट है, ये तो चेंज होते नहीं है, और बाकी रही 10 की, तो हर 2 साल में इनका इलेक्शन होता रहता है। आगे देखो 1965 से पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की जो संख्या थी वो थी 11, जिनमें 5 तो थे परमानेंट और 6 थे नॉन परमानेंट या टेम्पररी, जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते थे। पर 1965 में यह संख्या बढ़ा करके 10 कर दी गई, तो टोटल
5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट, तो आपको पता है टोटल कितनी होगी 15। ओके, इसके अलावा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल का, ये भी काम की बात है। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वो कहां से होता है? वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से होता है, जहां पर 2/3 बहुमत से जिसको भी वोट मिल जाता है वो मेंबर बन सकता है। एक चीज आप ध्यान रखना कि एक कंट्री अगर 2 साल के लिए एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अगर मेंबर बन गया, तो वो दोबारा से मेंबर बनने के लिए उसको गैप देना होगा बीच में कम से कम 2 साल का। मतलब ये हुआ कि मान लो कि इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया अगर 2021-22 के लिए 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पे इलेक्ट होता है, तो इंडिया अगर 9वीं बार इलेक्ट होना चाहता है ना, तो 2021-22 के बाद में 22-23 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको रुकना पड़ेगा। यह है इसका मतलब, बैक टू बैक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इंडिया अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8वीं बार इसमें बोलोगे प्रथम बार कब बना था? 1950 से 51 के बीच में। 7वीं बार बना था 2011-12 के बीच में, और 8वीं बार 2021-22 के समय में। तो ये आप ध्यान रखोगे कि इंडिया कितनी बार यूएनएससी का मेंबर रह चुका है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, कामों की। तो इनमें सबसे पहली चीज तो है वैश्विक सुरक्षा व शांति बनाए रखना। दूसरी अगर बात करें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, साथ मिलकर के डिफेंड करेंगे। एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर काम करता है। 1992 में जब आपको पता है कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो में शीत युद्ध अंत की पृष्ठभूमि में यूएनओ के उस टाइम के महासचिव कौन थे? अगेन रिपीट हो रहा है नाम, बुतरेस गाली। उन्होंने क्या एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया था 1992 में, एजेंडा फॉर पीस, और इसमें 3 शब्दों के बारे में बताया था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनमें से था पहला पीस मेकिंग, दूसरा था पीस कीपिंग, और तीसरा था पीस बिल्डिंग। आप देखोगे पीस मेकिंग के बारे में, तो देखो अगर किसी भी तरीके से 2 राष्ट्रों या 2 समूहों के बीच में अगर टेंशन्स बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, संभावित युद्ध हो रहा है, तो वहां पर कूटनीतिक उपाय निकाले जाएं, बातचीत कराई जाए या मध्यस्थता के थ्रू कैसे भी करके उनको टेबल पे बिठाया जाए कि लड़ो मत। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो? पीस को बनाने की कोशिश कर रहे हो, सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें जो सिद्धांत है दैट इज निवारात्मक कूटनीति, जिसको हमने बोला प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। ठीक है, फिर इन्होंने बोला अपना सेकंड वर्ड यूज किया पीस कीपिंग, शांति स्थापना। देखो जो ऑलरेडी युद्धरत पक्ष हैं उनको अलग अलग करके कैसे भी करके उनकी लड़ाई को एक बार रोका जाए। यहां पर तो क्या था? संभावित युद्ध, कि युद्ध होने से पहले ही बचा लो। अब मान लो कि युद्ध हो जाए, ज्यादा भी नहीं, तो उनको एक बार सेटल किया जाए, शांत किया जाए, दूर हो जाओ, लड़ो मत, ज्यादा लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। यूएन चार्टर में अगर अध्याय 6 की बात करें, जो कि शांति समाधान विवादों, मतलब विवादों का शांतिपूर्वक समाधान से संबंधित है, और अध्याय नंबर 7 की बात करो तो वो बाध्यकारी समाधान की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो आप ये कहते हो कि भाई लड़ो मत, लड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो मुद्दा है उसको हम बिठा करके मिल बैठ करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर फिर भी अगर वो लड़ने लगी गए तो फिर आप फोर्सफुली थोड़ा एंटर हो जाओ और फिर उनको रोको। इसी को बोला गया पीस कीपिंग। अब आप देखा करो कि जिन जिन एरियाज में लड़ाइयां चल रही हैं वहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं। किस लिए? अब आप खुद देखो, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपने आप में एक तरीके से कहते हैं ना कि टकराव वाली परिस्थिति है कि कहीं पर आप शांति स्थापित करना चाहते हो, वहां पर आप आर्म फोर्सेस भेज रहे हो, हथियारबंद जो सैनिक है उनको भेज रहे हो। और वही चीज होती है कि कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने के लिए भी हथियार उठाने पड़ते ही हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो जाता है चैप्टर नंबर 7 पे, बाध्यकारी समाधान, कि भाई तुम नहीं मानते तो दोनों को एक एक थप्पड़ मारो और फिर बिठा दो कि भाई अब बात करो तुम लोग, ठीक है। और शुरुआत तो यही है ना कि भाई लड़ाई मत करो, पीस मेकिंग का एफर्ट है, लड़ो मत, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मतलब एक अच्छे क्या है सैद्धांतिक तौर पे हमने बात की, बट प्रैक्टिकली देखे तो लड़ना शुरू कर दिया दोनों ने। फिर हमें शांति करवानी है तो क्या करेंगे? दोनों को पहले एक एक थप्पड़ मारो फिर बिठाओ, अब बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी।
तो वो चीज है यहां पे पीस कीपिंग की, ठीक है। और डैग हैमरशॉल्ड ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूएनओ के इस चार्टर में जो पीस का जो मेथड है ना, इसको क्या बोला था, 6.5 चैप्टर। ये बोला छठा चैप्टर तो क्या बोलता है, शांति समाधान करना चाहता है, शांति से विवादों का समाधान करना चाहता है। और दूसरा मुद्दा है वो क्या कर रहा है, बाध्यकारी समाधान की कैसे भी करके आप इस तरीके के एक्शन लो या यूएनओ इस तरीके से अपना स्टैंड ले कि मानना पड़ेगा दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को। तो वो चीज हो गई यहां पर 6.5 कॉन्सेप्ट, याद रख लेना, डैग हैमरशॉल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है, देखो ये जो आप देखते हो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो जाती हैं वो एक ब्लू कलर का हेलमेट पहनती है, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोल देते हैं या फिर ब्लू बेरेट्स बोलते हैं, मतलब नीली टोपी के लोग भी बोला जाता है। और इनका मेन जो टारगेट है वो है शांति स्थापित करना, पीस कीपिंग फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। सन 2000 में लखदर बाइमी, ठीक है, ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में पीस कीपिंग के बारे में बात की गई, शांति स्थापना से संबंधित ये रिपोर्ट आती है। और वही चीज मैं बता रहा हूं फिर से कि जहां पर लड़ाई ऑलरेडी हो रही है, अब वहां पर शांति हमें स्थापित करनी है तो एक बार यूएन को खुद की फोर्सेस उतारनी पड़ती है। और वो इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन बेसिस पे है कि अगर आपको दुनिया में कहीं पर भी लड़ाइयां चल रही हो, लड़ाइयों को रोकना है, शांति स्थापित करनी है, पीस को कीप करना है, दैट मीन्स रोकना है, बचाए रखना है शांति को, तो बोला हमें कहीं ना कहीं हथियारबंद इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, वहां पर जो भी अटैकर्स हैं उनको कंटेन करने की कोशिश की जाती है, उनको रोका जाता है, जो भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको, ठीक है। और बाकी सिविलियंस हैं जो आम नागरिक है उनका बचाव करने का काम करती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप ध्यान रख लोगे। फिर नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल है वो आ जाता है आपका पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण। देखो जब युद्ध हो गया, ठीक है, उसके बाद की परिस्थिति, युद्धोपरांत प्रभावित राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में यूएनओ की सहायता। हो गया पीस मेकिंग, लड़ो मत, पीस कीपिंग, लड़ लिया, दोनों के थप्पड़ मार के बिठा दो, शांति सेटल कर दो। फिर अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो कभी ना कभी तो वो युद्ध खत्म होगा। अब वहां पर पीस बिल्डिंग करनी है। वो कैसे होगी कि युद्ध के जो कोई भी घाव है उन घावों से उन देशों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि आम नागरिक की कोई गलती नहीं है, लड़ाई होती है आर्मीज के बीच में। तो इस परिस्थिति में यहां पर पीस बिल्डिंग में क्या बोल दिया कि जो युद्धोपरांत प्रभावित राष्ट्र हैं उनको आप सोशली और इकोनॉमिकली रिकंस्ट्रक्ट करो, उनको फिर से बनाओ, नहीं तो वो लोग परेशान रहेंगे। और अगर आज के युद्ध की वजह से कल कोई परेशान होता है तो हो सकता है कि वो परेशान आदमी परसों फिर से हथियार उठा ले, ठीक है। तो ये परिस्थिति टैकल करने के लिए पीस बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। पीस कीपिंग जब मल्टी डायमेंशनल हो जाए, पीस कीपिंग जब मल्टी डायमेंशनल हो जाए तो वही पीस बिल्डिंग है, सिंपल है। पीस कीपिंग में क्या था कि आपने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी और यूएन ने, और वहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश की कि दोनों जो युद्ध में फंसी हुई शक्तियां हैं उनको रोका जाए कैसे भी करके। पर वहीं पर आप युद्ध रोकने के साथ साथ में यह भी दिमाग लगा रहे हो कि वहां के लोगों का सामाजिक और आर्थिक पुनर्विकास हो सके या फिर दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सको, पुनर्निर्माण कर सको। तो इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल हो गई। युद्ध तो रोकना है ही, पर हमें फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना है। इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल आप बात कर रहे हो, तो वही चीज आपकी पीस बिल्डिंग हो जाती है। पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग के बाद आती है, यह भी बिल्कुल क्लियर है। यह पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तभी तो ये पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग ये कॉन्सेप्ट आया। इसके तहत विवादों का दीर्घकालीन समाधान किया जाता है। आर्थिक पुनर्निर्माण, सामाजिक व राजनीतिक, आर्थिक पुनर्निर्माण, सामाजिक व राजनीतिक संरचनाओं की पुनर्स्थापना, ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि उन युद्ध में फंसे हुए देशों के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक कंसिडर होते हैं कि आगे मत लड़ना, क्योंकि तुम लोगों ने लड़ाई करके इतना कुछ खो दिया है, अगर तुम्हें ये अब फिर से मिल रहा है तो अब मत लड़ना। तो वो चीज है पीस बिल्डिंग वाली। यह एक सकारात्मक शांति की अवधारणा है जो कि हम समझ चुके हैं। तो इस तरीके से आज के देखो इस वीडियो में हमारा जो कंटेंट है वो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो कंटेंट हम कवर करेंगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो गार्गी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, राइट। और इसके अलावा
आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, गार्गी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस करके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और पॉलिटिकल साइंस से अगर कोई भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है सर। थैंक यू।